my channel Bay of Bio, and I'm San Kumar Das standing in front of you to teach you biology of class 11th and 12th. Okay, so today we are going to completing our first chapter, diversity in the living world, which is a part of unit 1, the living world. Okay, so in this lecture we are going to complete that chapter. Okay, and this is the last lecture of that chapter. Before starting the video I wanted to say something that कुछ पर्सनल रीजंस के कारण आज तक वीडियो नहीं आ पाया है, क्योंकि मुझे जितना याद है मेरा लास्ट वीडियो 28 सितंबर को आया था। तब से अब तक, मतलब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। ओके, एंड टुडे इज 13th अक्टूबर। ओके, तो टोटल 15 दिन हो गए हैं, कोई भी वीडियो चैनल पर नहीं आया है। कुछ रीजंस थे जिसके कारण मुझे जाना पड़ा मेरे गांव। ओके, एंड वहां पर गया था, वहां पर भी तुम्हारे लिए काम किया हूँ। ठीक है, मेरे भी कुछ काम थे तो वो भी कंप्लीट कर दिया, और तुम्हारे लिए कुछ मन पसंद की, मतलब रिफ्रेशिंग वीडियो, गांव घुमाने वाला बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने बनाया है। ठीक है, तो उन ब्लॉग्स में बहुत सारे मतलब देखने की चीजें भी हैं। ठीक है, बहुत सारे फेमस चीजें भी वहां पर हैं मेरे गांव में। तो वो तो सस्पेंस है भाई, मैं नहीं बताऊंगा और अपलोड भी नहीं करूंगा वो वीडियोस जब तक तुम्हारे कमेंट्स मेरे पास नहीं आ जाते। ओके, क्योंकि मेरा मानना ये है, ये चैनल जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुम लोगों के सपोर्ट के बिना ये चैनल तो चल नहीं सकती, इसीलिए परमिशन भी तो लेना पड़ेगा। इसीलिए कमेंट के तौर पर मुझे तुम लोगों को, मतलब मुझे कमेंट्स देना पड़ेगा। मतलब एक कमेंट्स के ऊपर अगर 20 लाइक्स, या फिर मेरे पास 20 कमेंट्स ऐसे आ गए कि गांव के ब्लॉग्स तुम्हें देखना है, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे फेमस चीजें और बहुत सारे जानने की चीजें वहां पर हैं। ठीक है, जो कि तुम्हारे माइंड रिफ्रेशिंग के लिए चाहिए यार, क्योंकि मेरा ये मानना है, जब मतलब माइंड एकदम क्या होता है, पूरा सा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है ना, तब माइंड को रिफ्रेश के लिए गांव जाना बहुत जरूरी है। मैं तो गांव जाता हूँ भाई रिफ्रेश करने के लिए, और वैसे भी इस बार रिफ्रेशिंग के लिए नहीं गया था, कुछ रीजंस थे इसीलिए गया था, बहुत ही जरूरी रीजंस थे, बता नहीं सकता, बाद में कभी बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, सो बकवास बंद करके वीडियो शुरू करते हैं। सो आज हम लोग ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चाहता तो खत्म करके भी नहीं जा पाता, क्योंकि वो बहुत सारे रीजंस थे। बस मैंने सुबह ही उठा और चल पड़ा गांव के लिए, कुछ ऐसे रीजंस, फोन कॉल्स आए हैं, छोड़ो वो सब बातें। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट रह गया था, उसी के बारे में तो आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स, पहली बात तो ये है, why we need these, why we need to read about these taxonomical aids, what is the importance of taxonomical aids, what we get about know it. This is the first question, I think, because we are here for conceptual clarity only. Okay, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ही हम लोग यहाँ पर हैं, और वो मैं दिलाकर रहूंगा किसी भी हाल में। ओके, सो टैक्सोनॉमिकल एड्स तो ये फर्स्ट थिंग हो गया तुम्हारा। ये क्यों जरूरी है इसके बारे में तो हम लोग बाद में जान सकते हैं, लेकिन पहली चीज, मैंने आज तक शायद किसी लेक्चर में ये नहीं देखा कि भाई कोई तो बताओ यार, खोल के बताओ सब कुछ। ऐसे क्यों, मतलब दबा दबा के बताते हैं भाई, इससे कुछ पॉइंट्स बता दिए, इससे कुछ पॉइंट्स बता दिए, अब कुछ को रख दिए, बाद में बताएंगे, इसमें बताएंगे, इस सेशन में बताएंगे। हम वो तो ठीक लगता है, लेकिन बहुत सारी चीजें दबा दिया जाता है, मैं ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस यू। Okay, so why taxonomical lists is very important to know about this. Okay, this is important because this helps us to identify. Okay, identification में तो first ये help करेगा, और naming process इसमें भी ये help करेगा, और classification इसमें भी ये help करेगा। और देखो, एक बात मैं समझाना चाहूंगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं, हम लोग जितने भी न्यू ऑर्गेनिजम्स फाउंड करते हैं, उसका नामकरण तो होता ही होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से, जितने भी रूल्स मैंने पढ़ाए हैं। अगर उस वीडियोस को नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आई बटन पर क्लिक करो, मिल जाएंगे वो वीडियो। ओके, वो वीडियोस भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उसमें मैंने मतलब बहुत खोल के समझाया है। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग्स, छोड़ो, अभी इस वीडियो पे कंसंट्रेट करो। देखो क्या बता रहा था, हाँ,
जितने भी न्यू ऑर्गेनिजम्स हम लोग फाइंड करते हैं और उसका नामकरण कर लेते हैं, उसके बाद भी उसका नामकरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट जो नेमिंग होता है वो सही नहीं होता है, कहीं ना किसी दृष्टिकोण से वो सही नहीं होता है। तो उससे सही करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसके बारे में टोटल का टोटल जो थ्योरी होगा उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन होंगे उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कहाँ से करेंगे? क्या फिर से उसको स्टडी करेंगे? फिर से उसका एम्ब्रियोलॉजिकल, उसका फिजियोलॉजिकल जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको स्टडी करेंगे? नहीं। इसीलिए तो ये टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं हमारे पास। क्यों है? टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम लोग इसी के बारे में तो रखते हैं। हर्बेरियम हो गया, देखो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी तुम्हारे ग्रीन प्लांट्स हैं, हर्बेरियम में हम लोग उसको प्रिजर्व करके रखते हैं कि नहीं? रखते हैं कि नहीं? आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरीके से समझा दूंगा हर्बेरियम के बारे में। और एक चीज मैं यहां से क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो पांचों के पांचों हैं, इनके बारे में जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं मैं यहां पर नहीं दूंगा, बता रहा हूं। मैं डिटेल में समझाऊंगा सब कुछ, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जिससे मैं यहां नहीं दूंगा। तुम्हारा और एक वीडियो आएगा, मतलब जो एमसीक्यूज के ऊपर होगा, टॉप 100 एमसीक्यूज, जो मैं खुद बनाऊंगा। ट्विस्टेड क्वेश्चंस एकदम नीट से भी होंगे, पहले साल के प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके दूंगा, डायरेक्टली नहीं आएगा, ये तो भाई समझ लो अभी से, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बनाऊंगा, कुछ बाहर से बनाऊंगा, ठीक है। सबको मिला के 100 एमसीक्यूज वाला क्लास लाऊंगा, जो कि 2 पार्ट्स में आएंगे। पहले पार्ट में 50 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, दूसरे पार्ट में बाकी के 50 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो लाइव स्ट्रीमिंग में करेंगे, ओके। लाइव स्ट्रीमिंग करे, या फिर नहीं होगा तो फिर रिकॉर्डेड भी आएगा, अच्छे से आएगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो अभी आओ टैक्सोनॉमिकल एड्स के ऊपर। जैसे मैंने बताया, यही तो रीजंस हैं हम लोग क्यों जानते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, इसी के लिए तो जानते हैं, ठीक है कि नहीं? मतलब अगर दोबारा से नेमिंग हुआ तो ये हेल्प करेगा। और अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म हम लोगों को फाइंड कर लिया हम लोगों ने, तो फिर कैसे जानेंगे, कैसे करेंगे नेमिंग? इनको देखेंगे पहले, इसमें तो होगा ना ये भाई कौन सी जो की हो गया, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू नेमिंग ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स हु आर फाउंड। की बहुत हेल्प करता है, और आगे भी बताऊंगा। तुम्हारा जो रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में भी बात करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये हो गए कुछ तुम्हारे टैक्सोनॉमिकल एड्स। और एक बात हम लोग देखते हैं, इनमें से कुछ कुछ, ये जो हर्बेरियम है ये डेड चीजों को लेके बना हुआ है। डेड डेड मतलब समझ रहे हो ना, जो मर चुके हैं। हर्बेरियम में डेड चीजें आते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क्स, भाई जूलॉजिकल पार्क्स में तो भाई मतलब जिंदा वृक्ष तो होते हैं, जिंदा प्लांट्स। तो ये हो गया तुम्हारा लिविंग थिंग्स को लेके, ओके, दीज आर लिविंग। बॉटनिकल गार्डन्स में भी लिविंग थिंग्स होते हैं, पर म्यूजियम में डेड थिंग्स होते हैं, कोई बात नहीं। और की तो भाई की डेड ही तो डेड है, और उसमें कहां से लिविंग लाओगे, ठीक है। अगर ठीक से नहीं पता है कि क्या है, उसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। सो चलते हैं फिर, देर किस बात की, हर्बेरियम के बारे में जानते हैं। अभी हम लोग पता करेंगे हर्बेरियम के बारे में। सो सिंपली व्हाट इज हर्बेरियम? पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि भाई हर्बेरियम क्या है। सो अबाउट टू नो व्हाट इज हर्बेरियम, लेट्स गो। पहला बात यह है, देखो तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी कितने अच्छे से मिल रहे हैं। इसको मुझे मतलब क्या बोलूं, अभी टेलीग्राम चैनल तो मैंने खोला, कोई ज्वाइन करता नहीं है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसको बंद कर दूं। ठीक है, पढ़ा है तो पढ़ा रहने दो, कोई बात नहीं। यहाँ से शॉर्ट नोट्स लेकिन लिख लो भाई, जो देता हूँ ना नोट्स, शॉर्ट नोट्स लिख लो, इसको बहुत काम आएंगे तुम्हें। अभी पता नहीं चलेगा, अभी कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बार तुम क्या कर रहे हो, अभी पता है तुम लोगों का क्या प्रॉब्लम है। अभी तुम लोग जिस फ्लो में जा रहे हो ना, एक के बाद एक चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हो, ठीक है। बहुत मजा भी आएगा ऐसा करने में, लेकिन जब बुक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद रिवीजन की बारी आएगा तो तुम एक भी चैप्टर ढंग से रिवीजन नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने नोट्स ही बनाए नहीं है। जो भी नोट्स बनाए हैं भाई, मतलब क्या बोलूं, अब कोचिंग सेंटर वाले तो दे देते हैं मॉड्यूल्स, लो भाई पढ़ो इसको, नोट्स भी देते हैं। अभी अभी भी मतलब एक चला है, नोट्स भी दे देते हैं।
लिख कर नोट्स, जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, लिख कर नोट्स अपलोड कर दिए जाते हैं, व्हाट्सएप में सेंड कर दिए जाते हैं नंबर टू नंबर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अपना खुद का लिखा हुआ नोट तुम्हारे पास होता नहीं है, तो रिवीजन कैसे करोगे? बताओ मुझे, रिवीजन कैसे करोगे? टोटल का टोटल बुक फिर से रट्टा मारोगे क्या? नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, ऐसा बहुत, अभी तुम्हें कुछ पता नहीं, अभी मेरा बात तुम्हें पूरा का पूरा बकवास लगेगा, लेकिन लास्ट में पता चल जाएगा कि भाई क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो ये नोट्स लिख लो, बहुत काम आएंगे। सो व्हाट इज हर्बेरियम? फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट इट। दिस इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीमेंस। ओके, ये पहली बात तो ये प्लांट्स के लिए है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीमेंस। तो उसके बाद जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, मेथड ऑफ कलेक्शन, इसको जानने से पहले इसका पहला स्टेप यही है, कलेक्शन। ठीक है, प्लांट स्पीशीमेंस को कलेक्ट करना इसका पहला स्टेप है। उसके बाद क्या किया जाता है अभी तुम लोगों को बताऊं क्या? ठीक है, देखो, एक मिनट, ये देखो, ये हो गया कॉपी। कभी तुम लोगों ने ऐसा देखा है? मतलब कुछ चीजें हैं, सपोज व्हाट आई हैव, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देख लो, एक मिनट, मार्कर ही दिखा देता हूँ। ठीक है, चलेगा ना? सपोज दिस इज ए प्लांट, ग्रीन प्लांट, ग्रीन भी है ना ऊपर। ठीक है, सपोज लेट्स इट्स ए प्लांट। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, जब मैं छोटा था तो मैं यही करता था, मुझे पूरी तरीके से याद है। प्लांट्स को लेता था, या यहाँ पर हमारा होता है अमरपोई, जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, हम लोग रखते हैं उसको, मतलब ऐसे कॉपी के अंदर रखते हैं, कॉपी के अंदर ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ग्रो करता है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ प्रिजर्व जो किया जाता है ना, ड्राइड के बाद प्रेस्ड किया जाता है, और फिर प्रिजर्व्ड ऑन शीट लिखा गया है। तो ये जो प्रेसिंग का चैनल होता है, ठीक है, दिस पार्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जो प्रेसिंग होता है कैसे होता है? ऐसे ही होता है, मार्कर चला गया अंदर, यहाँ पर मार्कर अंदर है, इसको ऐसे इसके ऊपर कुछ हैवी वेट रख के रख दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए। उसके बाद वो जब निकलेगा ना, एकदम प्रेस्ड। कभी देखा है? ऐसे करके देखना। ठीक है, कुछ एक छोटा छोटा पौधा ले आना, ठीक है, और एक पेपर के अंदर, जो पेपर आता है न्यूज़पेपर, उसके अंदर ऐसे रख लेना, दोनों तरफ से ढक लेना, उसके ऊपर हैवी वेट रख देना। 10 से 20 दिन के बाद निकालना। 10 दिन नहीं काफी है यार, 10 दिन के बाद निकालो, कैसा आएगा? एकदम प्रेस्ड आएगा पेपर के ऊपर। उससे उठा के शीट के ऊपर उसे गम से लगा दिया जाता है। कैसे लगाया जाता है? एक मिनट, सपोज मैंने ये डाला था अंदर, बाहर निकाला, अब ये पूरी तरीके से सिकड़ चुका है। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से सूख चुका है और प्रेस्ड है एकदम, मतलब पूरा थिन हो गया है। तो इसको, या इसके ऊपर ये सपोज शीट है, ठीक है, हर्बेरियम शीट है, शीट के ऊपर ग्लू से इसको लगाया जाता है। ये हो गया, और उसके बाद सपोज यहाँ पे लगाया गया, हो गया, और यहाँ पर नीचे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है वो भी बताएंगे, यहाँ पर नहीं, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर डिस्कस कराऊंगा भाई। सिंपली डिस्क्रिप्शन क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा अभी तुम ही बताओ मेरे को भाई। स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, इसके बारे में पूरा का पूरा जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स है, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसका जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गया, एनाटॉमी के कैरेक्टर्स, जो भी होता है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। ठीक है, और कब कलेक्ट हुआ ये भी लिखा जाता है। ठीक है, डेट वेट। तो और एक बात, हाँ, एक जरूरी बात मैं भूल गया था, यहाँ पर जो मेथड होता है, पहले तो ड्राई किया जाता है, मैंने बोला, सुखाया जाता है, उसको सूखने के बाद उसको प्रेसिंग किया जाता है, प्रेस करने के बाद उसको प्रिजर्व किया जाता है ऑन ए शीट, ग्लू के द्वारा लगाया जाता है, अभी भी मैंने बताया। ठीक है, सो उसके बाद क्या किया जाता है, वो जो शीट्स होते हैं जिसके ऊपर प्रिजर्व हुआ है, वो जो शीट्स होते हैं, उन शीट्स को अरेंज किया जाता है, ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यूनिवर्सली जो सिस्टम क्लासिफिकेशन का एक्सेप्टेड है, उसी के तहत इसको क्या किया जाता है, एक के बाद एक के बाद एक अरेंज किया जाता है, और कुछ नहीं। ठीक है, और वो जो शीट होता है ना, ये जो शीट का साइज कितना होता है? अब तुम लोग मुझे ये बताओ, सपोज मैंने ये शीट ले लिया तुम्हारा, ठीक है यार, तुम लोगों को ये तो समझ में आया ना कि मैंने कैसे किया, इसका प्रोसीजर क्या था? ये देखो,
सपोज ग्लोब्स भी ना खुलता नहीं है यार ठीक से, ऐसे सपोज मेरा ये है, इसके अंदर मैंने घुसाया इसको, 1 मिनट रुको दिखाता हूँ पूरा क्लियर से, देखो इसको समझो, कोई समझाता नहीं है यार ठीक से, इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और कुछ नहीं होता। इसके अंदर मैंने ये डाला, रख दिया, प्रेस हो गया, निकाल दिया, प्रेस होने के बाद उसको निकाला, ठीक है, निकाल दिया, इसके ऊपर ग्लू से चिपका दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दिया, हो गया हर्बेरियम। और वो जो शीट होता है उसका साइज क्या होता है, पहली बात तो ये साइज होता है। एक एक्स्ट्रा चीज मैं बता रहा हूं, मैंने कसम खाया था कुछ नहीं बताऊंगा, फिर भी बता रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा अगर होगा ना तो मैं रख नहीं सकता, मुझे बताने में अच्छा लगता है, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, ये मेरा मानना है, मेरा क्या सबका मानना है। 29 इंटू 43, ओके, 43 cm स्क्वायर, ये है उस शीट का साइज। 29 लेग पे 43, ये ऐसा कुछ है उसका साइज। और वो अरेंज कैसे होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके तहत वो अरेंज होता है। और उसके बाद हर्बेरियम को कंसीडर किया जाता है क्विक रेफरल सिस्टम। क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू, इंपोर्टेंट एमसीक्यू, क्विक रेफरल सिस्टम प्रिफर किया जाता है हर्बेरियम को, क्योंकि उसमें सारे के सारे डिस्क्रिप्शन होते हैं, उसमें एक मतलब मरा हुआ पौधा ही सही लेकिन होता तो है ना, जिसको देख के एक क्विक नॉलेज हमको मिल सके, ठीक है, देखते ही पहचान जाते। जैसे तुम लोगों को अभी मैं लाके दिखाऊंगा तुलसी का प्लांट्स, तुम लोग देखते ही पहचान जाओगे कि भाई ये तुलसी का प्लांट है। और जैसे कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं ऐसा ऐसा तुलसी हमारे लिए काम का है, इस ऐसा इसका ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं, बहुत सारे नॉलेज हमारे अंदर पहले से ही पड़ा हुआ है, सिर्फ देखते ही पहचान जाते हैं। वैसे ही हर्बेरियम कुछ उसी तरह से हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक क्विक रेफरल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सो आवर हर्बेरियम इज कंप्लीट एंड नाउ वी हैव टू गो किस में, बॉटनिकल गार्डन्स में, और कहा, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट, सो लेट्स गो टू बॉटनिकल गाइस। जब बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, सो क्या बोलूं, बॉटनिकल गार्डन्स में सबको इजीली मालूम है कि बॉटनी प्लांट्स का गार्डन वही है, रेफरेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन। हाँ लेकिन ये एक पॉइंट है, अच्छा एमसीक्यू बन सकता है, लिविंग प्लांट्स। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे आएंगे ट्विस्टेड तरीके से, वो मैं बताऊंगा। मेरा एमसीक्यू का सेशन जो लूंगा वहां पर मैं डिटेल्ड बताऊंगा कि भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तुम लोगों को वहां से एक लेवल का पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में और मेडिकल एग्जाम्स में भी, ठीक है। और कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, मैंने सीधा सीधा एनसीईआरटी से ही उठाया है, क्योंकि भाई एनसीईआरटी इज आवर थीम बुक, मैंने पहले ही बोला है एनसीईआरटी को लेकर ही हम लोग चलेंगे। लेकिन जो कोर्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो सारे के सारे जो मतलब होते हैं सीबीएसई, आईसीएसई, सीएचएसई पर गवर्नमेंट का डिसीजन शायद आएगा कुछ सालों में क्या, अभी कुछ सालों में ही आ जाएगा कि सारे के सारे कोर्सेज जो हैं +2 के वो सेम कर दिए जाएंगे, ठीक है। कोई सीबीएसई नहीं होगा, आईसीएसई नहीं होगा, सीएचएसई नहीं होगा, सबको मिला दिया जाएगा, एक कर दिया जाएगा। छोड़ो वो डिसीजन बाद में आएगा, हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे कोर्स जो बिलोंग करते हैं सारे बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा इसको याद रखना, मुझे पूछना, ठीक है, मुझे पूछना उस सेशन में, अगर मैं लाइव लूंगा तो लाइव मेरे को कमेंट में पूछना कि भाई यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मुझे सिर्फ याद दिला देना और कुछ नहीं, सिर्फ याद दिला देना। और इसको याद रखना क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, बहुत रेगुलर एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। की अमर, एक मिनट, ये की नहीं है एक्चुअली, मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, दिस इज क्यू, ओके, दिस इज क्यू which stands in England, okay, इंग्लैंड में है क्यू। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है हमारा ये हावड़ा में स्टैंड करता है। और NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट स्टैंड्स इन
लखनऊ। ये सारे के जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो डाटाज हैं, इसको याद रखना। ओके ये काम आएंगे। सो इतना ही है बॉटनिकल गार्डन में, ज्यादा कुछ है नहीं। और जो भी होगा मतलब कुछ बोलते हैं ना जीके के टाइप में होता है कि जैसे हो गया एक क्वेश्चन आएगा सपोज क्यू कहाँ है, हम लोग बोल देंगे इंग्लैंड। ऐसे ही अगर कुछ बाहर से आ गया तो उसके लिए भी सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, जितने भी आ सकते हैं सबका इंफॉर्मेशन मैं तुम्हारे आगे लाके दे दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी आर नाउ हियर to conceptual clarity, okay, to make clarity in our concept. This is our theme, this is my place, okay. अभी botanical garden तुम्हारा खत्म हो गया, so अभी let's go to next. So guys, जब म्यूजियम आता है, म्यूजियम वार्ड जब हमारे सामने आता है तो माइंड में क्या आता है? पहले ये सोचो कि जब म्यूजियम वार्ड आता है तो माइंड में क्या आता है? सिंपल चीजें आते हैं कि भाई स्केलेटन्स होंगे, ऐसे प्रिजर्व्ड किए गए होंगे, बहुत सारे प्रिजर्व्ड एनिमल्स होंगे, प्रिजर्व्ड प्लांट्स होंगे। यही तो बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सेम बात समझ क्यों नहीं रहे हो? म्यूजियम जो होता है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीमेंस, ओके, मोस्टली एनिमल्स के लिए ये होता है, ठीक है। एंड स्टडी एंड रेफरेंस के लिए मेनली होता है, एनसीईआरटी में पूरा का पूरा लाइन है, ओके, जो मेन पॉइंट्स है मैंने वहीं को उठाया है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पॉइंट, दिस सब पॉइंट, in this main point this sub point is most important, okay. process of preservation is important, साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, this is important, okay. collecting, killing, pinning, this is the procedure. फर्स्ट इसको कलेक्ट किया जाता है, दिस इज नंबर 1, उसके बाद किल किया जाता है नंबर 2, फिर पिन्ड किया जाता है उसको, ठीक है, मतलब पिन से लगाया जाता है, पिनिंग, कलेक्ट किया जाता है, मारा जाता है, फिर पिनिंग होता है। दिस इज द प्रोसीजर, नॉर्मल प्रोसीजर। एंड इट हैज कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स, जो कि मैंने पहले बताया था कि ये ज्यादातर एनिमल्स के लिए होते हैं। और हम लोग जब जाते हैं तो नॉर्मली हमारे आंखों में क्या आता है? स्केलेटन्स आते हैं, और एनिमल्स को केमिकल्स में प्रिजर्व्ड करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये जनरली स्टडी एंड रेफरेंस के लिए ही होता है और कुछ नहीं। म्यूजियम में सिर्फ इतना ही पार्ट्स हैं, और मैंने बता ही दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे एमसीक्यू सेशन में, वो बता दिया जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। सो हमारा म्यूजियम तो हो गया भाई, अब चलते हैं थोड़ा जूलॉजिकल पार्क्स, जू घूमने चलते हैं। सो गाइस, जब जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में बात करेंगे सो इसमें कुछ भी जानने का नहीं है। जूलॉजिकल पार्क्स इज नॉर्मली वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, जैसे जू में जाते हो। अब हमारा उड़ीसा में तो है भाई नंदन कानन, हम लोग जानते हैं भाई। तुम लोग नंदन कानन में, हम लोग सपोज एक जू में गए, छोड़ो, सपोज एक जू में गए, वहां पे क्या होता है नॉर्मली? जो भी एनिमल्स होते हैं वो क्या खुद से खाना पा जाते हैं वहां पर? बोलो भाई, शेर तो शेर का पिंजरे में है, अब वो पिंजरे से बाहर निकलकर डियर को कैसे पकड़ेगा? तो वहां पर क्या होता है नॉर्मली? क्या होता है? ह्यूमन केयर होता है। हम लोग मतलब जो ह्यूमंस, जो गार्ड्स होते हैं वहां पर, वो उनके लिए खाना भेजते हैं और उनका एक प्रॉपर केयर होता है वहां पर। सो सपोज उसका तबीयत खराब हो गया किसी शेर का या फिर किसी भी एनिमल का, तो वहां पर क्या होता है? उसकी तबीयत के लिए डॉक्टर्स आते हैं, उनके ट्रीटमेंट करते हैं, जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं। तो दीज आर ह्यूमन केयर, इसीलिए तो किया जाता है केयर। सो या ह्यूमन केयर के अंदर ये रहते हैं। एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। या ह्यूमन केयर के अंदर रहते हैं वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ये लोग रहते हैं अंडर ह्यूमन केयर। दिस इज जूलॉजिकल पार्क्स, और कुछ नहीं होता है। और यहाँ से क्या किया जा सकता है? रेफरेंस की तरह तो नहीं यूज किया जा सकता, लेकिन हाँ, कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत अच्छा है ये। जूलॉजिकल पार्क्स में तुम लोग आराम से कुछ दिनों तक ऑब्जर्वेशन करके उसके सारे के सारे फंडामेंटल कैरेक्टर्स को जज कर सकते हो, ओके।
दिस इज ए important प्लेस फॉर दोज थिंग्स. ओके, सो इसी फेज में की के बारे में ही बात कर लेते हैं. लेकिन एक बात मैं बता दूं, की के बारे में बहुत सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हैं जो मैं तुम्हें किसी और सेशन में दूंगा. ठीक है, सब तो यहाँ पर संभव नहीं है, फिर भी देखते हैं जितना है समझाने की कोशिश करो. मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तुम समझने की कोशिश करना. ठीक है, और जो एक्स्ट्रा यहाँ से पूरा का पूरा समझ जाओगे, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पर कपलेट हो गया. ठीक है, पढ़ने से तो सब कुछ पता चल जाता है भाई. द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट. भाई एग्जाम्पल दिखाओ, कपलेट क्या होता है, कैसे होता है, उसका एक एनिमेशन में लेके आने वाला हूँ. ठीक है, तो सबका एक एनिमेशन भी आने वाला है, कोई बात नहीं. उप्स, निकल गया. ठीक है, चलेगा, एनिमेशन आने वाला है लेकिन. ठीक है, सो व्हाट इज की? की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सॉरी, ये क्या हो गया यार. चलो ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं फिर से. ऑफ प्लांट्स के लिए भी होता है. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. ग्रीन से दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए रेड का यूज करते हैं. सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, इसके ऊपर होता है की. और जब ये पेयर में आ जाते हैं तो इसको कपलेट बोलते हैं. दिस थिंग कपलेट. The keys are based on the contrasting characters. इसको भी याद रखना, contrasting characters generally in a pair called couplet. Think clear हो गया? सोच रहा हूं कि क्लियर हो गया होगा. इसके बारे में बात भी चिंता मत करो अगर समझ में नहीं आया. समझाओ ना तो मेरा काम है और मैं वो कैसे भी कंप्लीट करूंगा. ठीक है, इस सेशन में नहीं होगा तो कोई और सेशन में कर लेंगे भाई, देर किस बात की. और ईच स्टेटमेंट, ये इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना है. ठीक है, ईच स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड लीड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, VVIMP. ओके, ईच स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड ए लीड. ओके, एंड कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. ये एनालिटिकल होता है, मतलब एनालाइजिंग, एनालिसिस करने के लिए होता है. एनालिटिकल इन नेचर मतलब क्या बोलते हैं, ये विश्लेषणात्मक होता है. शुद्ध हिंदी में इसे विश्लेषणात्मक बोलते हैं. एनालिटिकल का हिंदी है विश्लेषणात्मक. इसमें हम लोग एक विशेष मतलब डिटेल्ड एनालिसिस पाते हैं, वही है एनालिटिकल इन नेचर, और कुछ नहीं है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज द की फैक्ट. ओके, की मतलब की नहीं, चाबी वाला की बोल means it's a main point, very very important point. Okay, each statement in the key is called lead. यहाँ पे ठीक है, बार बार यहाँ पर घुमा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है. बोल रहा हूँ मतलब बोल रहा हूँ. ठीक है, तो हमारा जूलॉजिकल पार्क्स एंड की तो खत्म हो गया. अब चलो पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस. रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं यहीं से बताना चाहूंगा कि जो रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन होते हैं ना, थोड़ा सा एनर्जी कम लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है, क्योंकि यार अभी बहुत थका हुआ हूँ ना. छोड़ो, फिर भी एनर्जी ला रहा हूँ. यस, चलो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी. रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन के बारे में जब बात करेंगे तो रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस के बारे में सब कुछ हमें यहाँ से नहीं मिलेगा. ठीक है, सब कुछ यहाँ से नहीं मिलेगा, और जो कुछ नहीं मिलेगा कहाँ मिलेगा? MCQ सेशन में मिलेगा. ठीक है, नहीं तो एक एक्स्ट्रा सेशन ले लेंगे, कोई बात नहीं, मैं इसी में समझाने का कोशिश करूंगा. छोड़ो यार, इसी में समझेंगे. ठीक है, इसी में समझेंगे. सो देर किस बात की भाई, लेट्स गो फॉर इट. सो गाइस, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस के बारे में जब बात करेंगे तो यही 4 चीजें हमारे पास आएंगे. और एक बात पहले बता रहा हूं, इतने अच्छे शॉर्ट नोट्स नहीं मिलेंगे, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो. उसके बाद में ये जो चारों तरफ का है ना, इसको क्रॉप करके निकाल लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, और जब वीडियो को देख रहे हो ना, थोड़ा मतलब उसका क्वालिटी बढ़ा के देखो, क्योंकि मुझे पता है ये मतलब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा. ठीक है, तो बात करते हैं क्या क्या है. एक तो फ्लोरा हो गया, दूसरा मैनुअल्स हो गया, तीसरा मोनोग्राफ हो गया, चौथा कैटलॉग्स हो गया. अब जो फ्लोरा है, व्हाट इज फ्लोरा? ओके,
फ्लोरा होता है, हम लोग बोलते हैं ना, एक एरिया का फ्लोरा है। क्या है मतलब उस एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं उसको इस एरिया का फ्लोरा बोला जाता है। ओके, contain actual amount of habitat and distribution of plants in a given area। इसको याद रखना, in a given area, एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं जितने भी प्लांट्स, उनको उसी एरिया का फ्लोरा बोला जाता है। बात अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 10 सेकंड पीछे स्किप करो, उसके बाद समझो, ठीक से समझो बात को, ठीक है। जितने भी प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं उस एरिया का फ्लोरा वही होते हैं। समझ में आ गया? अब ये क्या करते हैं, प्लांट स्पीशीज को इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं। सिंपली अगर एक गिवन एरिया का फ्लोरा क्या है, पहले मुझे ये बताओ एक गिवन एरिया का फ्लोरा क्या है। उस एरिया के प्लांट्स हैं, तो वो उस एरिया के प्लांट्स को इंडेक्स तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, ये तो सिंपली है। उसके बाद हमारा आता है मैनुअल्स। सो व्हाट इज मैनुअल्स? अब अगर मैनुअल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, सो दीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। ये भी याद रखना, इन एन एरिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहां पर लिख रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक पर्टिकुलर एरिया की बात, सॉरी, एक पर्टिकुलर एरिया की बात यहां पर हो रहा है, इसको याद रखना। टोटल वर्ल्ड का उठा के मत लाना, क्योंकि मैनुअल्स जो होते हैं गिवन एरिया में होते हैं। इन एन पर्टिकुलर एरिया, वहां पर जितने भी स्पीशीज होते हैं उनका आइडेंटिफाई करने के लिए उनके नेम को मैनुअल्स में रखा जाता है। और एक बात बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैनुअल्स में ज्यादातर अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, जिससे हमें मतलब सपोज हम लोगों ने एक एरिया ले लिया, सपोज क्या लें, एक स्टेट को ही ले लेते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग ले लेते हैं राजस्थान, ले लेते हैं, ठीक है, कोटा राजस्थान। बहुत बच्चों के जाने का मन है ना, जबकि इंटरनेट में सब कुछ मिल रहा है। अब एक बात बताता हूँ, एक कहानी बोलने की मुझे बहुत मतलब याद आ रही है, ठीक है। ये शायद तुम लोगों ने सुना हुआ है। एक वॉचमैन था, ठीक है, उसका पिता मतलब एक बच्चा था जो पढ़ना का उसका बहुत शौक था। वो 10th में टॉपर था, तो उसका जो पिताजी थे वो एक वॉचमैन थे, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब 10th पास आउट हो गया तो +2 में पढ़ाई करने के लिए उसका मेन एम था IIT क्रैक करना, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो पहले होता था AIEEE, अभी तुम्हारा हो रहा है JEE मेंस एंड JEE एडवांस, वो क्रैक करना उसका ड्रीम था। ओके, एंड इसीलिए उसके पिताजी मतलब वहां पर उस जमाने में सोचते थे कि भाई कोचिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स। ओके, तो उसके पिताजी के भी वही सोच था कि विदाउट कोचिंग कोई ये एग्जाम्स क्रैक नहीं कर सकता। जबकि उस बच्चे के पास एक स्मार्टफोन और उसके साथ नेट भी था, इंटरनेट था। वो मतलब वो बच्चा जिद करके उसके पिताजी से वो स्मार्टफोन लिया और वो नेट भी लिया, मतलब जिस इंटरनेट, और उसने उसके पिताजी से सिर्फ यही बोला कि पिताजी मेरे लिए आपको लाखों का इंतजाम करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे कॉलेज की फीस दे दिया करो, और कुछ अच्छे अच्छे मतलब अच्छे नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा खाने मतलब जो जीने के लायक हो वो खाने दे दिया करो, बाकी का इंतजाम मैं इसी स्मार्टफोन और इंटरनेट से कर लूंगा। उससे कोई भी मॉड्यूल की जरूरत नहीं थी, उसे कोई भी मतलब वो जो होते हैं ना क्या, रिसोर्सेस, ओके, जिसको हम लोग मानते हैं कि वो सब कुछ है, भाई मॉड्यूल मिल गया तो भाई एक बच्चा क्या सच में IIT क्रैक कर लेगा, एक बच्चा सच में नीट क्रैक कर लेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब तक खुद पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक खुद को नहीं घिसोगे ना, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी मॉड्यूल्स उठा के पढ़ लो, चाहे आकाश ज्वाइन कर लो, चाहे आलेन ज्वाइन कर लो, जहां भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोटा, अच्छा एक बात मुझे बताओ, कोटा में हर साल लाखों के तादाद में बच्चे जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही गिनती चुनती बच्चों की ही होता है, क्यों?
सब तो कोटा जाते हैं, सबका हो जाना चाहिए, लेकिन होता क्यों नहीं है? वही रीजन है, ठीक है। सो अपने जमाने में ना तुम लोगों ने जो हाथ में एक एक फोन लिया है, एक एक इंटरनेट तुम्हारे पास है, वही बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर पढ़ने की सच्ची चाह हो ना तो कहीं पे भी पढ़ाई हो सकती है, लेकिन चाह होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते वो, ठीक है। जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आएगी कि नहीं मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में, मुझे आगे जाना है। ये बच्चे जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? कोटा ज्वाइन करके कर रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन करके कर रहे हैं? नहीं, उनके अंदर चाह है। अगर उनका कोचिंग नहीं भी मिलता ना तो भी वो क्रैक करते, ठीक है। कहीं 10-20% बच्चों के केस में ऐसा होगा कि भाई बिना कोचिंग के वो क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन 80-90% बच्चे जो क्रैक करते हैं एग्जाम ना, वो अपने आप को घिसते हैं। सिर्फ कोचिंग जाने से कुछ नहीं होता है, कोचिंग जाने के बाद भी सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स। याद रखना इसको, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ टाइम बकवास हो गया ना, चलो फिर देखते हैं, 1 मिनट। क्या करूं, कभी कभी निकल जाता है मुझे, मतलब बहुत गुस्सा आता है ऐसे बच्चों के ऊपर जो सोचते हैं, और ऐसे पेरेंट्स के ऊपर भी गुस्सा आता है जो सोचते हैं कि विदाउट कोचिंग वी कांट दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। व्हाट इज दिस मेंटेलिटी? आई जस्ट हेट इट। चलो मोनोग्राफ के बारे में बात करते हैं। मैनुअल तो तुम्हें पता चल गया, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है चीजें। और जब मोनोग्राफ्स के बाद पास हम लोग आएंगे तो मोनोग्राफ्स में क्या होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एनी टैक्सोन। एक पर्टिकुलर टैक्सोन के ऊपर ये चीजें आएंगे, ओके। क्या समझ में आया? एक पर्टिकुलर टैक्सोन होगा, उसी के ऊपर इसके सारे के सारे इंफॉर्मेशन होंगे। तो उससे क्या होता है, हमें कंपैरिजन करने में भी ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। मोनोग्राफ्स हमें कंपैरिजन में भी बहुत हेल्प करता है, ये याद रखना सिर्फ। और भाई कैटलॉग्स हो गया, वही है, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और हाँ, यहाँ पर एक चीजें हैं कैटलॉग्स में, एक्चुअली रिलेशनशिप्स, मतलब एनिमल और एनिमल एक दूसरे के अंदर क्या रिलेशनशिप है वो भी डिफाइन किया जाता है, उनका कैरेक्टर्स डिफाइन होता है। और अभी तक का जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ओवर ओवर दिख नहीं रहा है ना, 1 मिनट, ओवर 1.9 मिलियन स्पीशीज, 1.9 मिलियन स्पीशीज जो होते हैं उनके बारे में हाईएस्ट इंफॉर्मेशन है अभी तक का जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है। शायद अपडेट भी हुआ होगा, मैंने देखा नहीं होगा, ठीक है। देख लेना एक बार। भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतने में ही फंसे मत रहो, ठीक है। इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि काफी है, लेकिन एक मन में वो जुनून होना चाहिए, ठीक है, सब चीजें ग्रास्प करने का। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, सब चीजें ग्रास्प करने के अंदर अंदर जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि पहले क्या करना है, उससे पहले ये जानो कि क्या नहीं करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मतलब पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा सब कवर करेंगे, ठीक है। ये हालत जब हो जाता है ना, तो वो अच्छा तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बुरा भी होता है। क्योंकि कहीं बच्चे के माइंड में इतने सारे इंफॉर्मेशन रह नहीं सकते, ठीक है। कई बच्चों के माइंड में इतने सारे इंफॉर्मेशन रह नहीं सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ह्यूमन माइंड का उतना कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी है, लेकिन इस एज में इतना नहीं है, ठीक है। उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं है कि एक साथ तुम लोग बोलोगे कि भाई मैंने तो आज पढ़ाई शुरू कर दी, आज मैंने 14 घंटे या फिर 24 से आज मैंने 22 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे सिर्फ सोया हूं, मेरे से बायोलॉजी क्यों नहीं होता है। एक दिन में थोड़ी ना फिजिक्स हो जाएगा, एक दिन में थोड़ी ना केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाएगी, नहीं होगी। उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और धीरे धीरे एक डायरेक्ट प्रॉपर वे में, प्रॉपर डायरेक्शन में धीरे धीरे कोशिश करते रहना है। तब तक ऐसे ही करते रहो, तुम्हारा जो जो भी एम है ना वो आराम से फुलफिल हो जाएगा। और ऐसे मत करो कि एक साथ में हम लोग सब कुछ हो जाएंगे, एक दिन में, एक रातों रात में कोई चमकता नहीं है, ठीक है। ये बात समझो, एक रात में कोई आईआईटी टॉपर नहीं बन जाता, एक रात में कोई नीट टॉपर नहीं बन जाता। वो सालों से सालों सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, अपने को घिसते हैं, फिर मिलता है वो रैंक। तो आज का तो इतना था। आई थिंक या इट्स कंप्लीट। सी आवर चैप्टर इज कंप्लीट,
ओके सो हमारा फर्स्ट चैप्टर तो यहीं पे कंप्लीट हो गया और बाद में सिर्फ लास्ट में यही बताऊंगा कि अगर तुम्हें मेरे गांव के व्लॉग्स चाहिए तो कमेंट करो, कम से कम मिनिमम 20 कमेंट्स तो आना चाहिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बोलूंगा, हाइड किया है, छोड़ो, जितने भी हैं मेरा छोटा सा फैमिली है उसके अंदर मेरा ये मानना है मिनिमम मैंने 20 लिया है, क्योंकि मुझे डालने का बहुत मन है, इसीलिए मैंने मिनिमम इतना कम लिया है। ठीक है, इतना कम 20 कमेंट्स सिर्फ मुझे चाहिए, या फिर एक कमेंट्स के ऊपर 20 लाइक्स दे दो, कोई बात नहीं चलेगा। अगर डाल दिए तो मैं दे दूंगा वीडियो, मुझे सिर्फ छोटा सा परमिशन चाहिए यार। मैक्सिमम कितना है कमेंट्स आ सकता है ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मिनिमम मुझे 20 कमेंट्स चाहिए कि हम लोगों को आपका गांव हमें घूमना है, तो मैंने वो रिकॉर्ड करके रखा है। और गांव में मैं ये भी बता दूं बहुत सारे रिफ्रेशिंग थिंग्स हैं, ओके, बहुत सारे जानने की भी थिंग्स हैं, बहुत सारे मतलब क्या बोलूं, जो फैक्ट्स अभी तक शायद बाहर नहीं आए हैं, ऐसा भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने रखा है उसमें। ओके सो अगर बोलोगे तो छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं अपलोड करूंगा, कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसे ही पड़े रहेंगे मेरा गांव, जब मेरा मन करेगा तो मैं देख लूंगा। सो आज का क्लास इतना ही था। सो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके सो आज के लिए इतना। हैव ए गुड डे, बाय बाय।